अभिनव झा की अनोखी कक्षा में आपका फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग यहाँ पर बात कर रहे थे सीए फाइनल के इसका के मेमोरी मंत्र के बारे में, जहाँ पर अब हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। हम लोग बात करते हैं मैनेजमेंट लेवल सिस्टम के बारे में। ये मैनेजमेंट लेवल सिस्टम में मुख्य तौर पे हम लोगों को स्टार्ट करना है MIS से, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। उसके बाद हम लोग डिसीजन सपोर्ट सिस्टम के बारे में जानेंगे। तो ये मैनेजमेंट लेवल सिस्टम कहा जाता है। जो आपका MIS होता है ये एक प्रकार का रिपोर्टिंग टूल होता है। मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या होता है, इसमें मैं कुछ बातें बताऊंगा, क्रक्स के तौर पे बताऊंगा, जो कि स्टडी मैटर में लिखी हुई है और एग्जाम में ये सब शब्दों को आपको जरूर लिखना है। MIS एक प्रकार का रिपोर्टिंग करने का टूल होता है, मतलब एक प्रकार का ये आपको रिपोर्ट देता है। जैसे कि आप जानना चाहते हो कि पिछले हफ्ते में कितना सेल हुआ था, पिछले क्वार्टर में कितना सेल हुआ था, पिछले साल का एनुअल बजट क्या था, ये सारी चीज़ें, किस चीज़ों का प्रोडक्शन कितना हुआ था। तो किसी भी फॉर्म में, जैसे एक्सेल शीट में आपको पाई चार्ट के फॉर्म में, ग्राफ के फॉर्म में, वैसे ही बहुत तरह की जो है फैसिलिटीज़ के थ्रू आपको जो भी टूल्स ये काम करके देता है उसको बोलते हैं MIS टूल। ये एक प्रकार का रिपोर्टिंग टूल होता है। ठीक है, अभी इसको रिपोर्टिंग टूल होता है, इसके पास इनपुट कहाँ से आता है, यानी कि जानकारी कहाँ से आती है, तो ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम जो हमने देखा था, TPS जिसको आप बोलते हो, ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम से इसके पास जानकारी आती है। ये कौन से लेवल के मैनेजमेंट का डिसीजन के लिए काम आता है, तो जाहिर सी बात है कि एक्सेल का प्रयोग तो हर कोई करता है, तो हर एक लेवल के मैनेजमेंट के डिसीजन मेकिंग के लिए काम आता है। हर एक लेवल के मैनेजमेंट के लिए डिसीजन मेकिंग के लिए काम आता है। यहां पर रेगुलर या रूटीन टाइप का डिसीजन लेने में हेल्प होता है। रेगुलर या रूटीन, अभी ये जो शब्द मैंने बोला आपको रेगुलर या रूटीन, तो इसका मतलब जान लो स्ट्रक्चर्ड, मतलब पहले से डिफाइंड हो, पहले से पता हो कि हमको इस प्रकार का डिसीजन लेना है। ऐसा नहीं हो अनएक्सपेक्टेड डिसीजन कुछ भी आ जाए और वो डिसीजन लेना है। ठीक है, वो वाली सिचुएशन को कवर नहीं करता है। तो ये एक प्रकार का रिपोर्टिंग टूल होता है जो कि नोन, यानी कि पहले से पता, या प्रोग्राम्ड, या फिर रूटीन, या प्री डिटरमाइंड इंफॉर्मेशन देता है। ठीक है, जिसको आप स्ट्रक्चर्ड बोलते हो। ठीक है, स्ट्रक्चर्ड, नॉन स्ट्रक्चर्ड, सेमी स्ट्रक्चर्ड, ये शब्द जो है इस चैप्टर में इस्तेमाल किया गया है इसका में। तो आपको पता होना चाहिए नोन, प्रोग्राम्ड, रूटीन या फिर प्री डिटरमाइंड जो इंफॉर्मेशन देता है उसको आप क्या बोलोगे, उसको ये रिपोर्टिंग टूल होता है। ठीक है, ये रिपोर्ट टूल होता है जो कि स्ट्रक्चर्ड। अब ये स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज आपने लिख दिया ना, तो फिर समझ में आ गया जो इसका आपने अच्छे तरीके से पढ़ा है। स्ट्रक्चर्ड जो डिसीजन मेकिंग में ये हेल्प करता है, हर एक लेवल को मैनेजमेंट के को हेल्प करता है, ऑल लेवल मैनेजमेंट को, ऑल लेवल ऑफ मैनेजमेंट को। ये मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम डिसीजन मेकिंग में आपका रिपोर्टिंग टूल की तरह काम करता है। ठीक है, तो कुछ बातें आपको पॉइंट ऑब्जर्व करनी है और उसके बाद उसको जहन में बिठाना है, ताकि 2-4 लाइन आप MIS के बारे में लिख सको। क्योंकि MIS पे जो ये भी एग्जाम में जो आपका मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम आएगा, इसमें बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि कैरेक्टरिस्टिक्स है, उसके बाद कंस्ट्रेंट इन ऑपरेटिंग MIS है, प्री रिक्विजिट ऑफ MIS है, मिसकंसेप्शन MIS है। बहुत सारी चीजें आपको MIS के बारे में पूछी जा सकती है, जहां पर सबसे पहले आपको शुरुआत करनी है MIS होता क्या है। कभी भी मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम के बारे में कुछ भी पूछा जाएगा तो आपको लिखना है कि मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम एक प्रकार का रिपोर्टिंग टूल होता है जो हर एक प्रकार के मैनेजर को हेल्प करता है डिसीजन मेकिंग में, वो भी स्ट्रक्चर्ड डिसीजन मेकिंग में। ठीक है, तो अब इस तरह से हम लोगों ने कहानी की शुरुआत करी जिसको MIS बोलते हो। अब हमारी कहानी आगे बढ़ती है और हम बात करते हैं इस कहानी में कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इफेक्टिव MIS। जो इफेक्टिव MIS होते हैं उसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, देखो क्योंकि मैनेजमेंट के लोग इसको यूज करेंगे ना, तो मैनेजमेंट ओरिएंटेड होना चाहिए। मतलब मैनेजमेंट ओरिएंटेड का मतलब क्या कि जोन मैनेजमेंट को चाहिए उनके हिसाब का होना चाहिए, उनके अकॉर्डिंगली डेवलप किया होना चाहिए। तो मैनेजमेंट ओरिएंटेड इसको बोला गया। मैनेजमेंट डायरेक्टेड का मतलब क्या हो गया कि मैनेजमेंट के डायरेक्शन के अनुसार ही ये टूल बना हुआ होना चाहिए। ठीक है, जब भी आप जो मैनेजमेंट के अनुसार ये टूल बना होना चाहिए। तो मैनेजमेंट ओरिएंटेड, मैनेजमेंट डायरेक्टेड, 2 पॉइंट हो गए, मैनेजमेंट ओरिएंटेड, मैनेजमेंट डायरेक्टेड। उसके बाद जहां तक बात करते हैं कि इंटीग्रेटेड, तो जो भी आपको फंक्शन करना है, ऑपरेशन करना है, उसके रिगार्डिंग जो मैनेजमेंट डिसीजन लेगा ना, उसमें जितने भी इंफॉर्मेशन होते हैं सारे के सारे एक साथ फंक्शनल इंफॉर्मेशन इंटीग्रेटेड होना चाहिए। मतलब आप इसमें सब कुछ कवर करके चलोगे। ठीक है, तो इंटीग्रेटेड। ठीक है, उसके बाद कॉमन डेटा फ्लो, मतलब यहां पर क्या होगा कि डेटा फ्लो ऐसा ना हो कि डुप्लीकेशन हो जाए, क्योंकि आप TPS से और अदर जगह से आप इंफॉर्मेशन ले रहे हो। ठीक है, तो यहां पर क्या होता है कि कॉमन डेटा फ्लो होना चाहिए, कॉमन डेटा फ्लो होना चाहिए।
ठीक है, मतलब इनपुट लेने का जो फ्लो है वो कॉमन होना चाहिए, डेटाबेस भी कॉमन होना चाहिए, कॉमन डेटाबेस होना चाहिए। तो मैनेजमेंट ओरिएंटेड, मैनेजमेंट डायरेक्टेड, इंटीग्रेटेड, कॉमन डेटा फ्लो और कॉमन डेटाबेस। तो कॉमन डेटाबेस मतलब क्या होगा कि जब डेटाबेस ही कॉमन रहेगा तो आपको अपडेट करना, डिलीट करना या उस पर प्रोटेक्शन लगाना वो सब आसान हो जाएगा। तो कॉमन डेटा फ्लो, कॉमन डेटाबेस। उसके बाद जहां तक बात करते हैं कि एमआईएस बनाना इतना आसान नहीं होता है, एमआईएस के लिए हेवी प्लानिंग लगता है, हेवी प्लानिंग और फ्यूचर नीड को ध्यान में रखना पड़ता है। कम से कम 1 से लेकर 3 साल का प्लानिंग यहां पर होना चाहिए। फिर जहां तक बात करते हैं कि एमआईएस में एक पॉइंट लिखा हुआ है, ठीक है, जब आप देखोगे कंस्ट्रेंट इन ऑपरेटिंग एमआईएस, एमआईएस ऑपरेट करने में दिक्कत क्या आती है, तो सबसे पहले बोलता है कि एमआईएस जो होता है ना किसी चीज को सब सिस्टम में बांटता है। सब सिस्टम का मतलब क्या हो गया, एक आपका पेरेंट नोड होता है, उसके बाद बहुत सारे सिस्टम 1 2 3, उसके बाद इसके भी 1 2, ठीक है, तो ये सब सिस्टम कंसेप्ट होता है। ठीक है, तो एमआईएस में बोला गया है कैरेक्टरिस्टिक्स कि भाई इसमें कैटेगरीज होती है, सिस्टम के अंदर सब सिस्टम, उसके अंदर सब सिस्टम। ठीक है, तो सब सिस्टम कंसेप्ट होता है। अब जहां तक बात करते हैं कि जब सब सिस्टम कंसेप्ट कैरेक्टरिस्टिक्स में बताया गया है, उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स में एक और बताया गया है, जैसे ही एमआईएस आता है ना तो दिमाग में क्या आता है, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम बिना कंप्यूटर के नहीं हो सकता है। लेकिन ये गलतफहमी है, मिसकंसेप्शन में आपको देखने को मिलेगा। लेकिन यहां पर कैरेक्टरिस्टिक्स में लिखा गया है कि जो एमआईएस होता है कंप्यूटराइज वाला वो ज्यादा इफेक्टिव होता है, एमआईएस जो होता है कंप्यूटराइज वाला वो ज्यादा इफेक्टिव होता है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एमआईएस की बात जब आती है तो आपके दिमाग में बहुत सारी बातें आनी चाहिए, जिसमें आपने क्या देखा, पहली बात देखिए मैनेजमेंट ओरिएंटेड, मैनेजमेंट ओरिएंटेड देखो पॉइंट को याद करना है आपको। ठीक है, दूसरा हो गया मैनेजमेंट डायरेक्टेड, मैनेजमेंट ओरिएंटेड, मैनेजमेंट डायरेक्टेड, ये 2 पॉइंट हो गया। उसके बाद मैंने बताया था आपको इंटीग्रेटेड, इंटीग्रेटेड। उसके बाद 2 बातें बताई थी कॉमन के बारे में, कॉमन डेटा फ्लो और कॉमन डेटा सोर्स। कॉमन डेटा फ्लो, कॉमन डेटा फ्लो होना चाहिए, और उसके बाद बोला कि कॉमन डेटाबेस होना चाहिए, डेटाबेस भी कॉमन होना चाहिए। ठीक है, ये बातें आपने देखी। उसके बाद सब सिस्टम कंसेप्ट भी एक पॉइंट मैंने बताया था, सब सिस्टम कंसेप्ट, सब सिस्टम कंसेप्ट। ठीक है, ये पॉइंट भी मैंने एक बार बताया था। तो ये आपको क्या करवा रहा हूं मैं, पॉइंट याद करवाने की पूरी कोशिश कर रहा हूं। उसके बाद मैंने बताया था कि एमआईएस के लिए हेवी प्लानिंग लगता है, कम से कम 1 से 3 साल का प्लान लगता है। देखो हरि अनंत हरि कथा अनंत, एमआईएस के बारे में बहुत सारी बातें जानकर फायदा नहीं है, क्योंकि एग्जाम में बहुत लंबा कंसेप्ट है, बहुत बड़ा कंसेप्ट है एमआईएस। उसके बारे में जो है एक पॉइंट मैंने बताया था कंप्यूटराइज, तो बहुत ज्यादा डिस्कशन करके फायदा नहीं है, पॉइंट्स आपको याद रखना है क्योंकि एग्जाम में पॉइंट आपको लिखने हैं। और जितने भी क्रक्स बातें मैं बता रहा हूं उसको बार बार रिवाइज करवा के मैं याद करवाने की पूरी कोशिश कर रहा हूं। तो यहां पर हम बात कर रहे थे कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एमआईएस, एक बार तो मैंने बता दिया, चलो अब 4 बार हमारा रिवाइज करते हैं। ठीक है, 1 2 3 4 और टोटल 5। तो सेकंड टाइम हम देखते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इफेक्टिव एमआईएस जब आपको पूछा जाएगा एग्जाम में, बोलोगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इफेक्टिव एमआईएस, तो अच्छा वाला एमआईएस जो होता है वो मैनेजमेंट के ओरिएंटेड होता है, मैनेजमेंट के हिसाब का होता है, जो मैनेजमेंट को रिपोर्ट चाहिए ना उनके अकॉर्डिंग डिजाइन और डेवलप किया हुआ होता है। अच्छा वाला एमआईएस जो होता है वो मैनेजमेंट डायरेक्टेड होता है, केवल मैनेजमेंट ओरिएंटेड नहीं, मैनेजमेंट डायरेक्टेड होता है। उसके बाद जहां तक बात करते हैं कि इंटीग्रेटेड, ठीक है, अच्छा वाला एमआईएस में बहुत सारे जो फंक्शनल, ऑपरेशनल और जितनी भी चीजें हैं वो इंटीग्रेटेड रहती हैं। ठीक है, उसके बाद कॉमन डेटाबेस, कॉमन डेटा फ्लो, उसके बाद हेवी प्लानिंग, हेवी प्लानिंग के बाद आपका क्या हो गया, एक सब सिस्टम कंसेप्ट था, उसके बाद कंप्यूटराइज था। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखने, 2 बार हो गया। एक बार और चलो देखते हैं कि मैनेजमेंट ओरिएंटेड होना चाहिए, मैनेजमेंट डायरेक्टेड होना चाहिए। कैरेक्टरिस्टिक्स जो होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब क्या हो गया, शादी से पहले आप बहुत सोचते हो कि ऐसी लड़की होनी चाहिए, ऐसा लड़का होना चाहिए, मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स सोचते हो। बाद में क्या देखते हो, जब एक्चुअल में जब हो जाती है तो फीचर्स देखते हो। ठीक है, तो जब बन चुका है चीजें, मिल गया है चीजें, तो उसमें फीचर्स देखा जाता है। ठीक है, और जो हम लोग प्लान कर रहे हैं, जो सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं, उसमें कैरेक्टरिस्टिक्स देखा जाता है। तो कभी भी एमआईएस जब बनाने के लिए जाओगे तो मैनेजमेंट ओरिएंटेड को ध्यान में रखो, मैनेजमेंट डायरेक्टेड को ध्यान में रखो, इंटीग्रेटेड और कॉमन डेटाबेस, कॉमन डेटा फ्लो, ठीक है, हेवी प्लानिंग, कंप्यूटराइज और सब सिस्टम कंसेप्ट। ठीक है, तो ये बातों में मैंने तीसरी बार भी रिवाइज करवा दिया। अब चौथी बार की हम लोग बात करते हैं। तो मैंने बोला कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इफेक्टिव एमआईएस में आपको सबसे पहले मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम से मैनेजमेंट याद आना चाहिए, मैनेजमेंट के ओरिएंटेड होना चाहिए, मैनेजमेंट के डायरेक्टेड होना चाहिए, इंटीग्रेटेड, कॉमन डेटाबेस, कॉमन डेटा फ्लो और हेवी प्लानिंग होना चाहिए। ऐसा नहीं बस ऐसे ही बना दिया, उठ के चल दिए मुंह उठा के और बना दिया एमआईएस। तो हेवी प्लानिंग होना चाहिए, सब सिस्टम कंसेप्ट और कंप्यूटराइज। ठीक है,
फिर से मैं एक बार याद करवा देता हूं, मैनेजमेंट ओरिएंटेड, मैनेजमेंट डायरेक्टेड, उसके बाद इंटीग्रेटेड, कॉमन डेटा फ्लो, कॉमन डेटाबेस, उसके बाद हेवी प्लानिंग, उसके बाद कंप्यूटराइज और एक सब सिस्टम कंसेप्ट। तो सब सिस्टम कंसेप्ट जो है मैं आगे चल के बताऊंगा कि सब सिस्टम आसान नहीं होता है, ये कांस्टेंट में आपको देखने को मिलेगा। अब लोग बात करते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इफेक्टिव एमआईएस के बाद अगला पॉइंट आता है मिसकंसेप्शन, कुछ गलतफहमियां हैं लोगों के अंदर। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स आप देख सकते हो, मैनेजमेंट डायरेक्टेड, इंटीग्रेटेड, कॉमन डेटा फ्लो, कॉमन डेटाबेस, हेवी प्लानिंग, सब सिस्टम कंसेप्ट, कॉमन डेटाबेस और उसके बाद कंप्यूटराइज। मैं उम्मीद करता हूं कि ये सारे पॉइंट्स आपको याद हो गए होंगे। अब हमारी कहानी की बात आती है मिसकंसेप्शन अबाउट एमआईएस। एमआईएस के बारे में कुछ गलतफहमी है। सबसे पहले तो पहली वर्ग वाली गलतफहमी है कि क्या बोलते हैं, एमआईएस बिना कंप्यूटर के नहीं हो सकता है। तो पहली गलतफहमी है एनी एमआईएस इज कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम। ये एक प्रकार का कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम है, पहली गलतफहमी। दूसरी गलतफहमी कि एमआईएस जो होता है वो केवल एक रिपोर्टिंग सिस्टम है। कोई भी रिपोर्टिंग सिस्टम है, मतलब कोई भी रिपोर्टिंग सिस्टम को आप एमआईएस बोल दोगे, कुछ भी रिपोर्टिंग सिस्टम हो गया ना उसको एमआईएस बोलोगे नहीं। ठीक है, कुछ भी रिपोर्टिंग सिस्टम को एमआईएस नहीं बोलेंगे, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स जिसमें मिलेंगे उसी को एमआईएस बोलेंगे। तो एनी एमआईएस सीबीआईएस कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम और कोई भी एमआईएस रिपोर्टिंग सिस्टम है, गलत। उसके बाद कुछ बातें कि एमआईएस एक प्रकार का मैनेजमेंट टेक्निक है या टेक्नोलॉजी का बंच है, या फिर एमआईएस इंप्लीमेंट करना मतलब ऑर्गेनाइजेशन में एक सिस्टम एंड प्रोसीजर लगा देना। ठीक है, एमआईएस ये डेफिनेशन आपसे स्टडी मेटेरियल में क्या लिखा हुआ रहता है ना उतना आपको जरूरत होता है। कहीं कहीं पर बहुत सारे एक्सप्लेनेशन, बहुत सारी एक एक घंटे तक इस पर जो है भाषण दिया जाता है, वो टाइम का वेस्टेज है केवल क्योंकि आप स्टडी मेटेरियल में ही जब उसका एक्सप्लेनेशन नहीं लिखा हुआ है तो आपसे उस लेवल का मांगा नहीं जा रहा है इंफॉर्मेशन की बंच ऑफ टेक्नोलॉजी कैसे नहीं है, मैनेजमेंट टेक्निक कैसे नहीं है, तो इस पर विवेचना नहीं करनी है। आपको बस एग्जाम में मार्क्स स्कोर करने के लिए कोशिश करनी है अच्छे खासे, इसकी वजह से स्टडी मेटेरियल के पॉइंट्स याद करने पड़ेंगे। ठीक है, तो मिसकंसेप्शन अबाउट एमआईएस, एनी कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम एक एमआईएस है, कोई भी एमआईएस एक रिपोर्टिंग सिस्टम है, ये भी गलतफहमी है तुम्हारी। एमआईएस एक मैनेजमेंट टेक्निक है, नहीं, एमआईएस मैनेजमेंट टेक्निक, हर मैनेजमेंट टेक्निक को एमआईएस बोल दोगे ऐसा कैसे चलेगा। एमआईएस बहुत सारे टेक्नोलॉजी का बंच है, वो भी गलत बात है। एमआईएस जो होता है वो इंप्लीमेंटेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम एंड प्रोसीजर। ठीक है, सिस्टम एंड प्रोसीजर का इंप्लीमेंटेशन है एमआईएस, ये भी एक गलतफहमी है। उसके बाद एमआईएस एक फाइल स्ट्रक्चर है, ये भी गलतफहमी है। एमआईएस जो होता है कंप्यूटर का यूज है, जिसको कंप्यूटर यूज करना नहीं आता वो एमआईएस नहीं कर सकता, ये भी गलतफहमी है। एमआईएस एक कंप्यूटर यूज है। एमआईएस इज क्या बोलते हैं, यहां पर एक पॉइंट दिया गया है कि स्टडी ऑफ एमआईएस इज अबाउट यूज ऑफ कंप्यूटर, ये गलतफहमी है। और एमआईएस में एक बात और बोली गई, मोर डाटा, बहुत डाटा मतलब बहुत रिपोर्ट मतलब बहुत इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट को गलतफहमी है। हमको काम के डाटा से मतलब है, तो मोर डाटा मतलब मोर रिपोर्ट, ये गलतफहमी है। और एक्यूरेसी प्लेज वाइरल रोल इन रिपोर्टिंग, करेक्टनेस जो होता है वो वाइटल रोल प्ले करता है, ये गलत फहमी है। तो ये सारे कुछ मिसकंसेप्शन अबाउट एमआईएस है जो कि आपको याद करने हैं। तो अब मिसकंसेप्शन अबाउट एमआईएस के बारे में क्या क्या गलतफहमी है। तो सबसे पहले मैंने बोला कि एमआईएस की गलतफहमी की बात आप करोगे तो पहली बात तो आपके जहन में आनी चाहिए कंप्यूटर। तो एमआईएस एक कंप्यूटर वाला जो है वो रिपोर्टिंग सिस्टम है। ठीक है, दूसरा कि स्टडी ऑफ एमआईएस यूज ऑफ कंप्यूटर के बराबर। तो कंप्यूटर के बारे में दो बातें दी गई हैं। ठीक है, पहली बात दी गई है कि कोई भी कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम एक एमआईएस है, एनी सीबीआईएस एनी कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम एक एमआईएस है। पहली बात तो बोल दिया, ये गलतफहमी है। दूसरी गलतफहमी है कि यूज एंड स्टडी जो होता है कंप्यूटर का, यूज एंड स्टडी जो होता है कंप्यूटर का वो एमआईएस है, ये भी गलतफहमी है। एमआईएस एक हर प्रकार के रिपोर्ट सिस्टम को एमआईएस बोल सकते हो, ये भी गलतफहमी है। एमआईएस एक मैनेजमेंट टेक्निक है, ये भी गलतफहमी है। बंच ऑफ टेक्नोलॉजी है, ये भी एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। इंप्लीमेंटेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम एंड प्रोसीजर, ये भी आपका एक क्या बोलते हैं एमआईएस, ऐसा नहीं कि आप कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में एक अच्छा सिस्टम लगा डाला और प्रोसीजर बना डाला बस हो गया काम आपका, वो आप बोल दिए मेरे पास एमआईएस है। ऐसा नहीं है कि आपने ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम एंड प्रोसीजर को इंप्लीमेंट कर दिया, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल वाली हायरार्की बना दी और बोल दी कि हम तो एमआईएस करते हैं भाई, ऐसा नहीं है। ठीक है, एमआईएस एक प्रकार का फाइल स्ट्रक्चर है, ये भी गलतफहमी है। स्टडी ऑफ एमआईएस कंप्यूटर
कंप्यूटर यूज है, ज़्यादा डाटा मतलब ज़्यादा इंफॉर्मेशन, ये भी गलतफहमी है। और एक्यूरेसी ही वाइटल रोल प्ले करता है रिपोर्टिंग में, जरूरी नहीं है। ठीक है, हमको बस डेटा चाहिए, काम का इंफॉर्मेशन चाहिए। एक्यूरेसी मतलब क्या, अगर ऐसा नहीं कि 100% एक्यूरेसी है, नहीं, हमको उस बारे में जायजा लेना है, जो कि हम इनफॉर्मल सोर्स से भी कभी कभी पता लगा लेते हैं, जैसा कि आपने देखा है कॉर्पोरेट मूवी या बहुत सारी मूवीज वगैरह में आप देखते हो। तो कोई भी कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम हमने, अब चलो रिवाइज करते हैं। एक बार हो गया, 2 3 4, ठीक है, 5 बार टोटल आपको रिवाइज करना है। तो कोई भी कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम एक एमआईएस है। कंप्यूटर की स्टडी को ही एमआईएस बोलते हैं। कोई भी रिपोर्टिंग सिस्टम एमआईएस है। मैनेजमेंट एक प्रकार का एमआईएस एक प्रकार का बंच ऑफ टेक्नोलॉजी है या मैनेजमेंट टेक्निक है। यस, ऑर्गेनाइजेशन में आप सिस्टम एंड प्रोसीजर इंप्लीमेंट कर दो तो एमआईएस हो गया। एमआईएस एक प्रकार का फाइल स्ट्रक्चर है। ज्यादा डाटा मतलब ज्यादा इंफॉर्मेशन, ये भी गलतफहमी है। और एक्यूरेसी प्लेज वाइटल रोल इन रिपोर्टिंग, ये भी गलतफहमी है। तो एक बार जो है आप इसको रीड भी कर सकते हो। इन्हीं कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम इज एमआईएस। कोई भी रिपोर्टिंग सिस्टम एक एमआईएस है। एमआईएस एक प्रकार का मैनेजमेंट टेक्निक है। एमआईएस एक प्रकार का बंच ऑफ टेक्नोलॉजी है। एमआईएस इंप्लीमेंटेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम एंड प्रोसीजर है। स्टडी ऑफ एमआईएस इज अबाउट यूज ऑफ कंप्यूटर होता है। उसके बाद मोर डाटा मतलब मोर इंफॉर्मेशन, वो भी गलतफहमी है। और एक्यूरेसी वाइटल रोल प्ले करता है, ये भी गलतफहमी है। तो इतनी सारी गलतफहमियों के बारे में हमने जाना जिसको बोला गया मिसकंसेप्शन अबाउट एमआईएस। ठीक है, तो और भी कई बार आपको देखना पड़ेगा कि कोई भी कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम एक एमआईएस है। एमआईएस एक प्रकार का रिपोर्टिंग सिस्टम है। एमआईएस एक प्रकार का मैनेजमेंट टेक्निक बंच ऑफ टेक्नोलॉजी है। इंप्लीमेंटेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, फाइल स्ट्रक्चर, स्टडी ऑफ एमआईएस मतलब यूज ऑफ कंप्यूटर होता है। मोर डाटा मतलब मोर इन्फॉर्मेशन होता है। एक्यूरेसी प्लेज वाइटल रोल। अब यहाँ पर इतनी बार रिवाइज करने का फायदा आपको क्या होता है कि बार बार आप मेरी बातें सुन रहे हो। कंप्यूटर में आप स्पीड बढ़ा के वीएलसी मीडिया प्लेयर में या फिर यूट्यूब पे भी स्पीड बढ़ाने का ऑप्शन होता है। आप बार बार सुनोगे ना तो आपको स्टार्टिंग में तो लगेगा कि अरे ये बार बार क्यों बता रहे हैं, हमको पढ़ा दिया एक बार, हमको समझ में आ गया, बाकी हम कर लेंगे। नहीं, एक्चुअली ऐसा नहीं होता है कि आप करते हो बाद में। इसलिए ऑन द स्पॉट आपको कोशिश करनी है कि बार बार सुन के याद कर लेना है। जितनी बार मैं बता रहा हूँ, भले ही आप स्पीड बढ़ा दो, आपका कैपेसिटी जितना उतना स्पीड बढ़ा दो, फटफट फटफट करके जो है उसको सुन लो, लेकिन 4 बार 5 बार मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम आपको रिवाइज करना है। ठीक है, तो मिसकंसेप्शन अबाउट एमआईएस की बात जब आएगी तो आपके दिमाग में आना चाहिए पहले कंप्यूटर। तो कोई भी एमआईएस एक कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम है, रिपोर्टिंग सिस्टम है, मैनेजमेंट टेक्निक, बंच ऑफ टेक्नोलॉजी, इंप्लीमेंटेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन प्रोसीजर, फाइल स्ट्रक्चर, स्टडी ऑफ एमआईएस इज अबाउट यूज ऑफ कंप्यूटर, मोर डाटा मतलब मोर इंफॉर्मेशन, एक्यूरेसी प्लेज वाइटल रोल। ये सारी गलतफहमी आपने एक साथ देख ली। अब हम लोग बात करते हैं प्री रिक्विजिट ऑफ इफेक्टिव एमआईएस। इफेक्टिव एमआईएस का प्री रिक्विजिट क्या होता है, अच्छे एमआईएस का प्री रिक्विजिट क्या होता है, जरा इसकी चर्चा हम लोग कर लेते हैं। प्री रिक्विजिट ऑफ इफेक्टिव एमआईएस। तो सबसे पहली बात होती है कि प्री रिक्विजिट आपने कैरेक्टरिस्टिक्स में देखा था कॉमन डेटाबेस एंड कॉमन डेटा फ्लो। तो सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स होता है डेटाबेस। प्री रिक्विजिट होता है डेटाबेस। एमआईएस के लिए कभी भी आपको पहले डेटाबेस चाहिए। ठीक है, डेटाबेस के बाद एमआईएस के लिए ऐसा नहीं है कि आप किसी भी स्टाफ को इन्वॉल्व कर दोगे, आपको स्टाफ चाहिए। सिस्टम एंड कंप्यूटर एक्सपर्ट और मैनेजमेंट एक्सपर्ट, 2 प्रकार के क्वालिफाइड स्टाफ चाहिए। उसके बाद एमआईएस एवे नहीं बन जाएगा, टॉप मैनेजमेंट के सपोर्ट के बिना कभी भी एमआईएस नहीं बनेगा। तो इसको भी प्री रिक्विजिट बोला कि टॉप मैनेजमेंट का सपोर्ट ले लो। और दूसरा बोला कि कंट्रोल एंड मेंटेनेंस ऑफ एमआईएस। कंट्रोल मतलब कंट्रोल एंड मेंटेनेंस, एमआईएस पर एक ऐसा कंट्रोल लगाओ कि ऐसा ना हो कि यूजर खुद का शॉर्टकट फार्मूला वगैरह सब बनाने लगे। ठीक है, ऐसा प्रॉपर कंट्रोल लगाना पड़ेगा आपको, ऐसा प्रॉपर आपको कंट्रोल वगैरह सब लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये 4 बातें बताई गई है जो कि आपको बताया गया प्री रिक्विजिट ऑफ इफेक्टिव एमआईएस का। प्री रिक्विजिट ऑफ इफेक्टिव एमआईएस आते के साथ आपके जहन में क्या आना चाहिए, इफेक्टिव एमआईएस आपको सबसे पहले डेटाबेस अच्छा होना चाहिए। ठीक है, डेटाबेस होना चाहिए, स्टाफ, टॉप मैनेजमेंट का सपोर्ट और कंट्रोल एंड मेंटेनेंस सिस्टम होना चाहिए। ठीक है, तो 4 बातें प्री रिक्विजिट ऑफ इफेक्टिव एमआईएस जैसे ही आया तो पहले आपके दिमाग में आना चाहिए डेटाबेस, फिर आपके दिमाग में क्या आना चाहिए, क्या बोलते हैं, स्टाफ। ठीक है, क्वालिफाइड सिस्टम एंड मैनेजमेंट एक्सपर्ट चाहिए, क्वालिफाइड स्टाफ और मैनेजमेंट एक्सपर्ट स्टाफ चाहिए। ठीक है, तो मैनेजमेंट एक्सपर्ट चाहिए और कंप्यूटर एक्सपर्ट चाहिए, सीधे शब्दों में कहा जाए तो। टॉप मैनेजमेंट का सपोर्ट चाहिए। सब क्यों चाहिए थोड़ी देर में हम लोग जानेंगे, डेटाबेस के बारे में जानेंगे, ये सारे पॉइंट्स के बारे में हम लोग जानेंगे। कंट्रोल एंड मेंटेनेंस ऑफ एमआईएस। ठीक है, तो ये 4 बातें आनी चाहिए, जहां पर कंट्रोल एंड मेंटेनेंस को पहले ही हम लोग देख लेते हैं कि आपका जो कंट्रोल एंड मेंटेनेंस वाला पॉइंट जो है इफेक्टिव एमआईएस का, वो क्यों है। तो कंट्रोल एंड मेंटेनेंस में यूजर जो होते हैं वो लोग बहुत बदमाश होते हैं,
वो लोग खुद का शॉर्टकट फार्मूला ये सब बनाने लगते हैं, ठीक है। तो आप जो देखोगे बहुत सारे फार्मूला वगैरह सब जो है एक्सेल में आप भी बनाना जानते हो, तो वैसे ही बनाने लगते हैं। वो नहीं चाहिए, वो नहीं करने का है। इसकी वजह से कंट्रोल होना जरूरी होता है, ठीक है, ताकि MIS की इफिशियंसी इफेक्टिवनेस बनी रहे और वर्क की क्वालिटी खराब ना हो। तो प्री रिक्विजिट में एक पॉइंट है कंट्रोल एंड मेंटेनेंस। कंट्रोल एंड मेंटेनेंस, इसको हमने देख लिया, कंट्रोल एंड मेंटेनेंस को हमने देख लिया। अब हम लोग बात करते हैं प्री रिक्विजिट ऑफ इफेक्टिव MIS में। एक पॉइंट हमने देखा था डेटाबेस। अब ये MIS के लिए हमको डेटाबेस चाहिए, कॉमन डेटाबेस, कॉमन डेटा फ्लो, ये कैरेक्टरिस्टिक्स में देखा था हमने। तो डेटाबेस की बात हम लोग करते हैं कि डेटाबेस कैसा चाहिए, ठीक है। तो 4 बातें तो देख ली प्री रिक्विजिट, एक आपका डेटाबेस, दूसरा स्टाफ, तीसरा टॉप मैनेजमेंट का सपोर्ट और कंट्रोल एंड मेंटेनेंस, ठीक है। तो डेटाबेस की बात हम लोग करते हैं कि जो डेटाबेस होगा ना MIS के लिए, जो डेटाबेस होगा उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होना चाहिए, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होना चाहिए, तो डेटाबेस जो होता है, आपने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ MIS में देखा था एक क्या बोलते हैं, मैनेजमेंट ओरिएंटेड, मैनेजमेंट ओरिएंटेड। तो यहां पर जो है उसी मैनेजमेंट ओरिएंटेड को लिख दिया गया है यूजर ओरिएंटेड, यूजर ओरिएंटेड। तो डेटाबेस जो होता है वो यूजर के हिसाब का होना चाहिए, यूजर के हिसाब से डिजाइंड होना चाहिए। डेटाबेस जो मुख्य तौर पे जब डेटाबेस की बात आती है तो आपको DBMS याद आना चाहिए, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम याद आना चाहिए, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम याद आना चाहिए, ठीक है। तो यानी कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के लिए एक सेपरेट अथॉरिटी डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर होता है, ठीक है। बहुत सारी बातें होती है DBMS के बारे में जो कि आपको पढ़ना नहीं है, बस आपको रखना है डेटाबेस आते के साथ DBMS मतलब यूजर ओरिएंटेड। दूसरा कॉमन डेटा सोर्स। अभी ये देखो यहां पर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इफेक्टिव MIS आपको याद आ रहा होगा, कॉमन डेटा फ्लो, कॉमन डेटा सोर्स, ठीक है। तो मैनेजमेंट ओरिएंटेड, तो मैनेजमेंट ओरिएंटेड की जगह पर वहां से यूजर ओरिएंटेड शब्द चुरा लिया और दूसरा बोल दिया कि कॉमन डेटा सोर्स। तो दूसरा पॉइंट आपको क्या बोला, कॉमन डेटा सोर्स। अब अच्छा वाला MIS बनाने के लिए ना आप ना डेटा सोर्स कॉमन लो, उसके बाद केवल ऑथोराइज पर्सन को ही अवेलेबल होना चाहिए। तो अवेलेबल ऑथोराइज्ड को ही केवल होना चाहिए। आपका जाहिर सी बात है कि डेटाबेस पर कोई भी एक्सेस करके कुछ भी चेंज ना कर दे, ठीक है। उसके बाद जहां तक बात करते हैं कि DBMS के हिसाब से, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के हिसाब से सेपरेट अथॉरिटी जो होता है उसके हैंड में कंट्रोल हो। तो सबसे पहली बात बोली गई कि यूजर ओरिएंटेड, दूसरा बोला गया कि कॉमन डेटा सोर्स, ठीक है, कॉमन डेटा सोर्स। तीसरा बोला गया कि ऑथराइज्ड पर्सन ओनली को अवेलेबल होना चाहिए। उसके बाद बोला गया कि कंट्रोल्ड सेपरेट अथॉरिटी के द्वारा होना चाहिए जो कि DBMS के तहत स्टेब्लिश किया गया हो, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के तहत स्टेब्लिश किया गया हो। तो इतनी सारी बातें आपने देखी। अब चलिए हम लोग इसको याद करते हैं। तो यहां पर बात करते हैं कि प्री रिक्विजिट ऑफ इफेक्टिव MIS में 4 बातें देखी। एक तो बातें देखी इफेक्टिव MIS का प्री रिक्विजिट में क्या बोलते हैं, डेटाबेस। दूसरा देखा क्वालिफाइड सिस्टम एंड मैनेजमेंट स्टाफ, ठीक है। तीसरा देखा टॉप मैनेजमेंट का सपोर्ट और चौथा कंट्रोल एंड मेंटेनेंस। अब वो जो डेटाबेस देखा था हम लोगों ने प्री रिक्विजिट ऑफ इफेक्टिव MIS में, उस डेटाबेस के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए। तो पहली बात बोला गया कि वो यूजर ओरिएंटेड होना चाहिए, यूजर ओरिएंटेड होना चाहिए। दूसरा कॉमन डेटा सोर्स होना चाहिए। तीसरा केवल ऑथराइज पर्सन को ही अवेलेबल हो, केवल ऑथराइज पर्सन को ही अवेलेबल हो। सेपरेट अथॉरिटी उसका कंट्रोल करता हो, DBMS वगैरह का सेपरेट अथॉरिटी उसका कंट्रोल करता हो, सेपरेट अथॉरिटी कंट्रोल करता हो, ठीक है। तो ये बातें हमने जानी। अब हम लोग फिर से बात करते हैं कि ये जो डेटाबेस आपने जो प्री रिक्विजिट ऑफ इफेक्टिव MIS में जो डेटाबेस देखा था शब्द, उसमें बोला गया यूजर ओरिएंटेड होना चाहिए, यूजर ओरिएंटेड होना चाहिए। कॉमन डेटा सोर्स, ऑथराइज पर्सन को केवल अवेलेबल हो, सेपरेट अथॉरिटी इसको कंट्रोल करे, सेपरेट अथॉरिटी इसको कंट्रोल करे। तो कैरेक्टरिस्टिक्स इस डेटाबेस के क्या होना चाहिए, यूजर ओरिएंटेड, कॉमन डेटा सोर्स, केवल ऑथराइज पर्सन को ही अवेलेबल हो, सेपरेट अथॉरिटी कंट्रोल करे। यूजर ओरिएंटेड, कॉमन डेटा सोर्स, केवल ऑथराइज पर्सन को ही अवेलेबल हो, सेपरेट अथॉरिटी इसको कंट्रोल करे, ठीक है। तो ये बातें आपने जानी। अब हमारी कहानी आगे बढ़ती है। हम बात करते हैं इस जो प्री रिक्विजिट में हम लोगों ने देखा था, एक क्वालिफाइड सिस्टम एंड मैनेजमेंट स्टाफ। तो एक तो डेटाबेस देखा था, एक स्टाफ देखा था, दूसरा देखा था टॉप मैनेजमेंट का सपोर्ट चाहिए और चौथा देखा था कंट्रोल एंड मेंटेनेंस। कंट्रोल एंड मेंटेनेंस ऐसा होना चाहिए कि यूजर अपने हिसाब का कोई फार्मूला ना बनाने लगे। तो ये स्टाफ की हम लोग बात करते हैं। 2 प्रकार के स्टाफ होते हैं, 2 प्रकार के एक्सपर्ट होते हैं। एक आपके एक्सपर्ट होंगे, एक मैनेजमेंट के एक्सपर्ट और दूसरा होंगे कंप्यूटर के एक्सपर्ट। अब कंप्यूटर वाले को थोड़ा बहुत आपका मैनेजमेंट का भी ज्ञान होना चाहिए और मैनेजमेंट वाले को कंप्यूटर का ज्ञान होना चाहिए, ठीक है। कंप्यूटर वाला मान लीजिए इंजीनियर है, IT इंजीनियर है मान लीजिए, तो ये आपका जो है वो
एमबीए भी इसलिए डिमांड कितना ज़्यादा होता है, आईआईटी वाले जब एमबीए कर लेते हैं तो कितना डिमांड होता है, क्योंकि उनको कंप्यूटर का भी नॉलेज और मैनेजमेंट का भी नॉलेज हो जाता है। तो स्टाफ जो होता है तो ये लोग क्या करेंगे, इफेक्टिव एमआईएस के लिए प्री रिक्विजिट हैं। ये ऐसे स्टाफ इफेक्टिव एमआईएस के लिए प्री रिक्विजिट हैं, ठीक है। इफेक्टिव एमआईएस के लिए क्वालिफाइड सिस्टम एंड मैनेजमेंट स्टाफ होना चाहिए। तो एक तो बोला कि सिस्टम एंड कंप्यूटर एक्सपर्ट और दूसरा बोला मैनेजमेंट एक्सपर्ट, ठीक है। तो एटलीस्ट मैनेजमेंट एक्सपर्ट को कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज होना चाहिए, वर्किंग नॉलेज एटलीस्ट होना चाहिए, ठीक है। और ये कंप्यूटर एक्सपर्ट तो आपको चाहिए ही चाहिए, ठीक है। अब हमारी तीसरी पहलू की बात आती है। हम लेते देखा प्री रिक्विजिट ऑफ इफेक्टिव एमआईएस में एक पॉइंट देखा डेटाबेस, दूसरा देखा स्टाफ, तीसरा देखा टॉप मैनेजमेंट का सपोर्ट। अब ये टॉप मैनेजमेंट का सपोर्ट क्यों चाहिए, यही सवाल उठता है कि टॉप मैनेजमेंट का सपोर्ट क्यों चाहिए। तो सबसे पहली बात होती है कि कभी भी टॉप मैनेजमेंट को उसका आप क्या करोगे ना, जो एमआईएस बनाने के लिए जा रहे हो ना, उसकी खासियत बताओगे, ठीक है। वो उसका फैक्ट और बेनिफिट जो है उसके बारे में बताओगे, ज़रूरत क्यों है, ये सारी चीज़ें बताओगे, ठीक है। उससे उसका पूरा कॉपरेशन मिलेगा टॉप मैनेजमेंट का। आपको कॉपरेशन मिलेगा तो आपकी प्रोजेक्ट को प्रायोरिटी मिलेगी। प्रायोरिटी जब मिलेगी तो यानी कि टॉप मैनेजमेंट उसमें पैसे खर्च करेगा, उसको डिले नहीं होने देगा, ठीक है। कंट्रोल मैनर में इंप्लीमेंट करने का जो है वो भी ध्यान में रखेगा। उनकी स्टीयरिंग कमेटी से भी जो है सपोर्ट मिलेगा, ठीक है। रिसोर्सेस ज़्यादा लगेंगे तो रिसोर्सेस वगैरह सब मिलेगा, ठीक है। पैसे भी ज़्यादा लगेंगे वो भी मिलेगा। तो टॉप मैनेजमेंट का सपोर्ट क्यों चाहिए, तो पहले तो प्रोजेक्ट को प्रायोरिटी मिले, हमारे प्रोजेक्ट को प्रायोरिटी मिले। अब ये एमआईएस प्रोजेक्ट को प्रायोरिटी मिलेगी, ठीक है, तो उसमें प्रोजेक्ट में डिले नहीं होगा और कंट्रोल मैनर में इंप्लीमेंट हो पाएगा प्रायोरिटी मिलने के बाद ही। दूसरा रिसोर्सेस में न केवल आपका कंप्यूटर रिसोर्सेस वगैरह हो गया, ना केवल ह्यूमन रिसोर्सेस हो गया, बल्कि फंड मैनेजमेंट भी हो गया, फंड भी चाहिए, ठीक है। उसके बाद जो है टॉप मैनेजमेंट का कॉपरेशन मिलेगा, टॉप मैनेजमेंट का कॉपरेशन मिलेगा। तो ये सारी बातें जो है हम लोगों ने जानी। अब हम लोग बात करते हैं कि इवैल्यूएशन ऑफ एमआईएस, तो यानी कि बात करते हैं कि जब इवैल्यूएट करते रहोगे ना, कोई एमआईएस को आप इवैल्यूएट करने के लिए जा रहे हो, ठीक है, कोई एमआईएस को आप इवैल्यूएट करने के लिए जा रहे हो। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा, आपने जो है प्रीरिक्विजिट तक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बात करते हैं इवैल्यूएशन ऑफ एमआईएस। अब ये जब सवाल आपसे पूछा जाता है तो इवैल्यूएट कैसे करोगे एमआईएस को, तो सबसे पहले आपके ध्यान में रहना चाहिए कि आपको एमआईएस को इवैल्यूएट करते वक्त में पहली बात याद रखनी आनी चाहिए, फ्यूचर नीड को ध्यान में रखना है। अब फ्यूचर में कोई ऐसा चीज आ गया, अनएक्सपेक्टेड इवेंट आ गया या कोई ऐसी बात आ गई, तो आपको पता है एमआईएस तो स्ट्रक्चर्ड इंफॉर्मेशन का रिपोर्टिंग देता है। तो अनएक्सपेक्टेड अगर आ गया, सडन नीड आ गया, तो क्या एडजस्ट करने की फ्लैक्सिबिलिटी है, तो फ्यूचर नीड फ्लैक्सिबिलिटी। जहां तक बात करते हैं कि इवैल्यूएट करते वक्त में आपको याद रखना चाहिए जो कि यूजर हैं, मैनेजमेंट ओरिएंटेड, मैनेजमेंट डायरेक्टेड, कैरेक्टरिस्टिक्स में ही बोला था। तो क्या मैनेजमेंट ओरिएंटेड है, यूजर का व्यू और डिजाइनर का व्यू, दोनों का व्यू को जो है वो ध्यान में रखा गया था, ये भी आप इवैल्यूएट करते देखोगे। फिर जहां तक बात करते हैं कि एमआईएस के मेंटेनेंस के लिए क्या अप्रोप्रिएट गाइडलाइंस है, तो ये चार बातें करीब करीब आप इवैल्यूएट करते वक्त में एमआईएस के देखोगे। कौन कौन से चार बातें देखोगे, तो आप फ्यूचर नीड को ध्यान में रखोगे, फ्यूचर नीड को, भविष्य में जो नीड होगा उसको ध्यान में रखोगे। तो इवैल्यूएट करते वक्त में आपको क्या क्या ध्यान में रखनी है, इवैल्यूएट करते वक्त में पहली बात आपको ध्यान में रखनी है फ्यूचर नीड। दूसरी बात आपको ध्यान में रखनी है कि कितनी एमआईएस में फ्लैक्सिबिलिटी है, दूसरी बात है एमआईएस में ध्यान रखनी है कितनी फ्लैक्सिबिलिटी है। तीसरी कि यूजर एंड डिजाइनर का व्यूज तो लोगे ना, उन लोगों का व्यूज लोगे ना, उनका क्या ओपिनियन है, क्योंकि मैनेजमेंट ओरिएंटेड, मैनेजमेंट डायरेक्टेड कैरेक्टरिस्टिक्स में ही बताया गया था। उसके बाद यहां पर बोलोगे कि आपका क्या बोलते हैं उसको, गाइडलाइंस, मेंटेनेंस का, मेंटेनेंस गाइडलाइंस। उम्मीद करता हूं कि आपके सामने में स्टडी मटेरियल खुला होगा मेरी ये सारी बातें सुनते वक्त में, और आप ये जो इसका है उसको एक बर्डन की तरह, दिमाग पे बोझ की तरह मत पढ़ो। आप बहुत रिलैक्स वे में पढ़ो। मैं बहुत रिलैक्स वे में बताने की कोशिश कर रहा हूं और बहुत आराम से बताने की कोशिश कर रहा हूं। इवैल्यूएशन ऑफ एमआईएस की जब बात आती है तो फ्यूचर नीड को ध्यान में रखना है, फ्लैक्सिबिलिटी को ध्यान में रखना है, क्या यूजर एंड डिजाइनर का व्यूज लिया है, उसके बाद मेंटेनेंस की क्या गाइडलाइंस है, मेंटेनेंस के रिगार्डिंग क्या गाइडलाइंस है, ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। अब हमारा अगला पॉइंट क्या आता है, मेजर कंस्ट्रेंट ऑपरेटिंग एमआईएस। ठीक है, एमआईएस ऑपरेट करने में क्या कंस्ट्रेंट आता है। मैंने आपको कैरेक्टरिस्टिक्स बताते बोला था ना कि आपको सब सिस्टम जो है कंसेप्ट है कैरेक्टरिस्टिक्स में,
अब कैरेक्टरिस्टिक्स में हम लोगों ने क्या क्या बातें देखी थी, एक बार चीज़ों को मैं रिवाइज करवा देता हूँ आपको। हम लोगों ने सबसे पहले देखा था कि मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम होता क्या है। तो मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम एक प्रकार का रिपोर्टिंग टूल होता है जो स्ट्रक्चर टाइप के रिपोर्ट को देता है, जो कि हर एक लेवल का मैनेजमेंट के लिए काम का होता है। ये इनपुट ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम और अदर सिस्टम से लेता है। ठीक है, ये सारी बातें हम लोगों ने जानी थी। उसके बाद हमने बात करी थी कैरेक्टरिस्टिक्स की। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है, तो मैनेजमेंट ओरिएंटेड, मैनेजमेंट डायरेक्टेड, इंटीग्रेटेड, कॉमन डेटा फ्लो, कॉमन डेटाबेस, उसके बाद हैवी प्लानिंग, कंप्यूटराइज और सब सिस्टम कंसेप्ट। फिर हमने क्या बात करी थी, उसके बाद अगला टॉपिक हमने देखा था मिसकंसेप्शन अबाउट एमआईएस। एमआईएस कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है, एक प्रकार का रिपोर्टिंग सिस्टम होता है। स्टडी एंड यूज अबाउट कंप्यूटर होता है, मैनेजमेंट टेक्निक होता है, बंच ऑफ टेक्नोलॉजी होता है, सिस्टम एंड प्रोसीजर का इंप्लीमेंटेशन होता है, एक प्रकार का फाइल स्ट्रक्चर होता है। ज़्यादा डाटा मतलब ज़्यादा रिपोर्ट मतलब ज़्यादा इंफॉर्मेशन। ठीक है, ये गलतफहमी थी। और एक्यूरेसी प्लेज वाइटल रोल रिपोर्टिंग में, ये भी गलतफहमी थी। ठीक है, तो ये बात हमने देखा था मिसकंसेप्शन में। फिर हमने देखा था प्री रिक्विजिट। प्री रिक्विजिट में आपने क्या क्या देखा था, डेटाबेस, स्टाफ, टॉप मैनेजमेंट का सपोर्ट और कंट्रोल एंड मेंटेनेंस। जिसमें डेटाबेस की कैरेक्टरिस्टिक्स में आपने क्या बात करी थी, यूजर ओरिएंटेड, कॉमन डेटा सोर्स, उसके बाद केवल ऑथराइज पर्सन का अवेलेबल होता है, सेपरेट अथॉरिटी होती है कंट्रोल करने के लिए, होनी चाहिए डीबीएमएस के हिसाब से। प्री रिक्विजिट ऑफ इफेक्टिव एमआईएस में एक पॉइंट देखा था स्टाफ का, जिसमें हमने देखा था सिस्टम एंड कंप्यूटर एक्सपर्ट और मैनेजमेंट एक्सपर्ट, दो प्रकार के स्टाफ की रिक्वायरमेंट होती है। फिर हमने जो बात करी थी टॉप मैनेजमेंट का सपोर्ट क्यों चाहिए, क्योंकि प्रोजेक्ट में प्रायोरिटी चाहिए, रिसोर्सेज चाहिए, और टॉप मैनेजमेंट का कॉपरेशन के बिना प्रोजेक्ट डिले हो जाएगा, इंप्लीमेंटेशन नहीं हो पाएगा। फिर हमने बात करी थी कि जब एमआईएस को इवेल्युएट करने के लिए जाएंगे तो क्या क्या बातें हम लोग गौर करेंगे। गौरतलब है फ्यूचर नीड्स को, फ्लैक्सिबिलिटी को, यूजर एंड डिजाइनर के व्यूज को, और क्या बोलते हैं उसको, गाइडेंस टू मेंटेनेंस का गाइडेंस को। ये सारी बातें हमको ध्यान में रखनी है। फिर हम लोग अब बात करते हैं कंस्ट्रेंट इन ऑपरेटिंग एमआईएस। मेजर कंस्ट्रेंट क्या होते हैं एमआईएस को ऑपरेट करने में। सबसे पहले तो आपको बोला कि प्री रिक्विजिट में बोला कि आपको जो है स्टाफ चाहिए। स्टाफ कैसे चाहिए, एक्सपर्ट चाहिए। ठीक है, सिस्टम एंड कंप्यूटर एक्सपर्ट, मैनेजमेंट एक्सपर्ट। तो पहला ही कंस्ट्रेंट है कि नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ एक्सपर्ट। एक्सपर्ट मिलता ही नहीं है, मिलता है तो एफोर्ड नहीं कर पाते हो। ठीक है, या फिर निकल लेता है वो, उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा होती है। तो नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ एक्सपर्ट। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स में आपने देखा था सब सिस्टम। तो सब सिस्टम में बोला कि सब सिस्टम सेलेक्टिंग प्रॉब्लम। तो सब सिस्टम सेलेक्ट करना उतना आसान नहीं होता है, बच्चों का खेल नहीं होता है। कैरेक्टरिस्टिक्स में तो बोल दिया सब सिस्टम कंसेप्ट, लेकिन सब सिस्टम यानी कि कैटेगरी, सब कैटेगरी में बांटना। ठीक है, हेडिंग को सब हेडिंग में बांटना, वो प्रॉपर वे में जो है ना एक्सपर्टीज लगती है, क्योंकि ये सब कंप्यूटर की चीज़ें हैं। तो नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ एक्सपर्ट, सब सिस्टम कंसेप्ट। स्टैंडर्ड नॉट अवेलेबल। आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में कैसा एमआईएस लगाना चाहते हो, इस बात का स्टैंडर्ड अवेलेबल नहीं होता है। मतलब कस्टमाइज आपको बनाना पड़ता है आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से। सबकी प्रॉब्लम, सबके सक्सेस फैक्टर, क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर अलग अलग होते हैं, इसकी वजह से। नॉन कॉपरेशन ऑफ स्टाफ। तो पहले तो बोल दिया स्टाफ अवेलेबल ही नहीं होता, एक और प्रॉब्लम बोल दिया कि नॉन कॉपरेशन फ्रॉम स्टाफ। तो जो एक प्रकार का क्रूशियल प्रॉब्लम होता है, स्टाफ का कॉपरेशन चाहिए आपको। ठीक है, तभी आप एमआईएस को बना पाओगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोगों ने बात करी कंस्ट्रेंट इन ऑपरेटिंग एमआईएस में नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ एक्सपर्ट। नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ एक्सपर्ट, पहली बात है एक्सपर्ट का अवेलेबल नहीं होता, जो कि प्री रिक्विजिट आपने बताया था। उसके बाद जहां तक हम लोगों ने बात की थी सब सिस्टम सेलेक्टिंग प्रॉब्लम। सब सिस्टम सेलेक्ट करना आसान नहीं होता, सब सिस्टम सेलेक्टिंग प्रॉब्लम। फिर जहां तक बात आती है सब सिस्टम सेलेक्टिंग प्रॉब्लम के बाद स्टैंडर्ड नॉट अवेलेबल। कोई प्रकार का प्री डिफाइंड स्टैंडर्ड नहीं होता है कि आप सीधे लगाओ, आपको कस्टमाइज बनाना पड़ता है, जो कि डिफिकल्ट होता है। स्टैंडर्ड नॉट अवेलेबल। ठीक है, उसके बाद नॉन कॉपरेशन फ्रॉम स्टाफ। तो नॉन अवेलेबिलिटी एक्सपर्ट के बाद नॉन कॉपरेशन, स्टाफ से कॉपरेशन नहीं मिल पाता है, स्टाफ से कॉपरेशन मिलने में दिक्कतें आती है। ठीक है, तो ये सारे जो है कंस्ट्रेंट हैं। ठीक है, कंस्ट्रेंट में आपका सब सिस्टम, सब पॉइंट एक दूसरे से कनेक्टेड है। ठीक है, तो इसकी वजह से आपको हर चीज़ याद रखना है। मिसकंसेप्शन, कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया, उसके बाद जो है प्री रिक्विजिट हो गया। तो वो बोला कि प्री रिक्विजिट में स्टाफ, तो बोला कि स्टाफ एक्सपर्ट होना चाहिए, तो नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ एक्सपर्ट। स्टाफ का कॉपरेशन ही नहीं मिलता भाई साहब। कैरेक्टरिस्टिक्स में बताया था सब सिस्टम कंसेप्ट एक कैरेक्टरिस्टिक्स है। फिर यहाँ पर बोलता है कि सब सिस्टम सेलेक्टिंग प्रॉब्लम हो जाता है।
फिर बोलता है कि स्टैंडर्ड ही अवेलेबल नहीं होता है एमआईएस के लिए, हमको कस्टमाइज हर बात के लिए हमारा जो है स्टैंडर्ड अवेलेबल नहीं है ना, हमको अपने हिसाब का कस्टमाइज एमआईएस रिपोर्टिंग टूल बनाना पड़ता है। तो नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ एक्सपर्ट, सब सिस्टम सेलेक्टिंग प्रॉब्लम, स्टैंडर्ड नॉट अवेलेबल, नॉन कॉपरेशन फ्रॉम स्टाफ। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। तो नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ एक्सपर्ट, सब सिस्टम सेलेक्टिंग प्रॉब्लम, स्टैंडर्ड नॉट अवेलेबल और नॉन कॉपरेशन फ्रॉम स्टाफ। ठीक है, नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ एक्सपर्ट, सब सिस्टम सेलेक्टिंग प्रॉब्लम, स्टैंडर्ड नॉट अवेलेबल, नॉन कॉपरेशन फ्रॉम स्टाफ। तो ये सारी दिक्कतें हैं भाई साहब। ठीक है, तो यहां पर आपको और कितनी बार हमको एक दो बार और देख लेते हैं। ठीक है, तो आपका कंस्ट्रेंट इन ऑपरेटिंग एमआईएस, आप ध्यान रखो कि नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ एक्सपर्ट ही अवेलेबल नहीं होता है, स्टाफ लोग कोऑपरेट नहीं करता है, सब सिस्टम सेलेक्ट करने का प्रॉब्लम होता है, कोई स्टैंडर्ड परफेक्ट अवेलेबल नहीं होता है। तो इतने सारे पॉइंट्स को हमने देखे, इसके आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे ब्रेक के बाद। ठीक है, तब तक आप थोड़ा सा पानी वानी पी लो। मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियोस को आप स्पीड बढ़ा के सुनोगे, बार बार सुनोगे। मैं कोशिश कर रहा हूं यहां पर बहुत सारा लंबा डिस्कशन ना करके एक ही बात को बार बार बोलकर आपको याद करवाने की। ठीक है, तो ये वीडियोस अगर आपको पसंद आया और अगर आप यूट्यूब पे इस वीडियो को देख रहे हो तो प्लीज़ लाइक करो और प्लीज़ कमेंट करो अगर आपको अच्छा लगा तो।